अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सारे भाइयों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अच्छा, काफ़ी सारे मेरे भाई जो है वो रेस्क्यू 1122 में जो अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो वो अक्सर मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे थे कि इसमें अप्लाई करने के बाद मज़ीद जो है आगे इसका क्या पीरियड होगा, मतलब किस तरह आगे नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो क्या होगा। तो वीडियो बनाने का आज का मेरा मकसद यही है कि उन्हें इसकी मज़ीद भी डिटेल बता दी जाए कि आपने इसके आगे का प्रोसेस है वो कैसे करना है, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है आपने, ठीक है जी। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। मेरा नाम फ़रहान कियानी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जो कि फ़रहान कियानी के नाम से है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो मेरे भाइयों तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब रेस्क्यू 1122 में अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका मुकम्मल तरीक़ाकार समझाया था कि उसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, आपने किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह फॉर्म फिल करना है और सबमिट करवाना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे काफ़ी सारे भाई जो है इसमें अप्लाई कर चुके होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025 है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इस दफ़ा इसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं। लास्ट टाइम जो जॉब्स आई थी रेस्क्यू 1122 के बारे में उसमें सीट्स कम थी, हर डिस्ट्रिक्ट में सीट्स थी मगर एक एक दो दो तीन तीन सीट्स थी जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। मगर इस दफ़ा जो जॉब्स आई हैं वो जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं होगा कि मोस्टली मेरे भाई जो है इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि मेरे तमाम भाइयों की सिलेक्शन हो जाए, ठीक है जी। अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसके अलावा इसमें जो क्राइटेरिया है कि आप सिलेक्शन के बाद क्या होगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब आप इसमें अप्लाई करते हैं आपको वो जो है डेट दे देंगे एक। सबसे पहले आपका इसमें होगा जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फ़िज़िकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है जी। तो फ़िज़िकल टेस्ट में क्या होता है कि 1 माइल आपका टेस्ट होता है। उसके जो मेल्स के लिए आपका जो टाइम पीरियड है 1 माइल क्लियर करने का वो 7 मिनट्स है, ठीक है। जबकि फ़ीमेल के लिए वो जो है 12 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 माइल आपको उसमें क्लियर करना होता है। तो वो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है मगर दूसरी बात यह है कि इतना आसान भी नहीं है। तो इन दोनों बातों का आपने ख्याल रखना है, ना ही उसे बहुत ईजी लेना है और ना ही बहुत हार्ड समझना है कि वो मुश्किल है, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। कोशिश करनी है आपने डेली वाइज अपनी एक रूटीन बनानी है इन दिनों के बीच में कि डेली आप जो है वो मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी टाइम एक टाइम बना लें, उसमें आप डेली जो है एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, अपनी रनिंग को इम्प्रूव करें, ठीक है जी। एक तो ये बात होगी। दूसरी उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है उसी दौरान ही फ़िज़िकल में आपका सिटअप और पुशअप्स का टेस्ट होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 सिटअप्स होते हैं, 30 पुशअप्स होते हैं, 7 मिनट का उनमें टाइम होता है। गर्ल्स का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। या मे भी अक्सर गर्ल्स वगैरह से ये टेस्ट नहीं भी लिया जाता, ठीक है। सेकेंडली ये हो गया। और थर्ड नंबर पे आपकी आई साइट चेक की जाती है जो कि 6/6 होनी चाहिए, ठीक है जी। वो चेक अगर, और इसमें यह भी है कि अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे भाई मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं कि हम ग्लासेस यूज़ करते हैं तो क्या हमारी सिलेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपके ग्लासेस के साथ आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ग्लासेस का नंबर एग्जैक्ट हो, ठीक है। उसमें मीन के आपको आपकी आइज़ जो है वो ग्लासेस के साथ 6/6 होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपने ख्याल कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपकी हाइट देखी जाती है, ठीक है। इसमें जो मेल्स की हाइट है वो 5 फुट 6 इंच हाइट है, ठीक है। 5 फुट 6 इंच से हाइट कम आपकी नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स की जो हाइट है 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट मांगी गई है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। चेस्ट जो है 36/4 है या 3 है, मेरे ख्याल इसी के राउंड अबाउट है। मेल्स की चेस्ट चेक की जाती है, ठीक है। फीमेल्स की नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया। और बस यही है, फ़िज़िकल टेस्ट में यही कुछ होता है। इसके अलावा एक और है, आपके कलर ब्लाइंड चेक किया जाता है, ठीक है। आपको कलर ब्लाइंड तो नहीं है। कलर ब्लाइंड चेक करने का तरीक़ाकार यही होता है कि एक सिंपल पेपर, कलरफुल उन पे पेपर होता है, उसमें कुछ नंबरिंग लिखी होती है, मतलब कलर्स होते हैं उनके बीच में नंबरिंग लिखी होती है। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा कि काफ़ी सारे लोगों को कलर ब्लाइंड का मेरे ख्याल से नहीं पता होगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है।
तो कलर्स होते हैं काफ़ी सारे, उनमें कुछ कलर्स के जो है वो नंबर लिखे होते हैं, तो आपने उनमें थोड़ा सा वो क्लियर करना होता था कि ये क्या लिखा हुआ है, 7 है, 1 है, 2 है, व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है। तो वो मोस्टली लोगों को नहीं होता है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। मगर कोई 100 में से कह लें कि 5% बंदों के साथ ऐसा होता होगा, मोस्टली नहीं होता। वो बहुत आसान है कलर ब्लाइंड जो आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ़िज़िकल टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है आपका टेस्ट होता है वो रिटन टेस्ट होता है आपका, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अक्सर ऐसा होता है पहले रिटन टेस्ट हो जाता है बाद में फ़िज़िकल होता है, या पहले फ़िज़िकल होता है बाद में रिटन हो जाता है। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। टेस्ट तो आपने ऑलमोस्ट देने ही हैं, या जो भी पहले हो जाए उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका होगा इसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो है एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। उन पे आपने टिक मार्क करना होता है, वो कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मेरे ख्याल से आलमोस्ट अक्सर हर दफ़ा उसमें जो है वो चेंजिंग होती है। बाज़ वक़्त कभी 500 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी 300 आ जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे का उसमें टाइम पीरियड होता है। एमसीक्यूज़ होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा अगर आप हर सीट के अलग अलग जो है ना, हर उनके पेपर्स होते हैं। मीन कि अगर आप एलटीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ सवाल जो होंगे आपके जनरल नॉलेज के होंगे, बाकी कुछ सवाल जो होंगे आपके ड्राइविंग के मुतालिक होंगे। इसी तरह आप अगर एमरजेंसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज के होंगे, कुछ जो है साइकोलॉजी के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, कुछ जो होंगे आपके एमरजेंसी टेक्नीशियन के मेडिकल के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसी तरह आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से होंगे, कंप्यूटर के हवाले से होंगे। आधे क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, आधे क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी के लिहाज से होंगे, ठीक है। तो वो भी कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं है। टाइम पीरियड उसमें आधे घंटे का भी होता है, घंटे के पेपर्स के लिहाज से। मीन के हर सीट के हवाले से जो पेपर है उसी के लिहाज से वो जो है टाइम पीरियड दिया जाता है। मतलब काफ़ी टाइम होता है, पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। तो उसकी भी आपने इतनी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी, बहुत आसान होता है। बस ये है कि आपको जनरल नॉलेज के इसमें क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए, थोड़ा बहुत जो है जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साइकोलॉजी के हवाले से भी आपको चेक किया जाता है। काफ़ी सारे सवाल जो आप दिए जाते हैं, सपोज के 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें से 2-3 सवाल जो है वो इस तरह के होते हैं कि वो सवाल एक तरह के ही होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि फ़र्स्ट क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे, कि आपसे पूछा जाता है जी कि आप कुछ लोगों में जाते हैं, 4 दोस्तों में बैठते हैं, तो आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप हाँ, नहीं या बिल्कुल नहीं, 3 आपने जो हैं लिखे हुए हैं जवाब, उन पे टिक मार्क करना है। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यही सवाल जो है आगे जाके अगर 50 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है 20वां सवाल दोबारा यही आ जाए, मगर उसके लिखने का अंदाज़ चेंज होगा, थोड़ा सा उसमें बदलाव दे दिया जाएगा। आप अक्सर लोगों में जाके ख़ुद को जो है वो कह लें कि आप पुरसकून महसूस नहीं करते, आप लोगों में जाके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं। कोशिश करनी है वो क्वेश्चंस एज़ इट इज़ ही होते हैं, मगर उनके जवाब जो है आपने सेम टू सेम देने हैं। क्वेश्चन थोड़े चेंज होंगे, थोड़े बहुत ही चेंजिंग की जाती है, होता वो एक ही सवाल है, ठीक है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि उन जो साइकोलॉजी के सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनमें काफ़ी सारे सवाल एक ही दफ़ा बार बार किए जाते हैं, मगर उनका जवाब आपका एक होना चाहिए। अगर आपका जवाब चेंज होगा, एक सवाल में आपने जवाब हाँ कर दिया, अगले सवाल में आपने ना कर दिया, तो भी आपका वो जो नंबर हैं उसके कट जाएंगे। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। ये 2 पीरियड हो गए। इसके अलावा थर्ड पे आ जाता है और फाइनल जो है आपका इंटरव्यू आ जाता है। तो वो भी बहुत आसान है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में सिंपली आपने जो है अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी अच्छी हेयर कट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। शेव हुई होनी चाहिए, अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो खाद प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करनी है आपने मोस्टली के इंटरव्यू पे जाते हुए आपने जो है वो 3 पीस वेयर कर लेना है, तो वो ज़्यादा थोड़ा बंदा डिसेंट लगता है। इस बात का भी ख्याल रखना है, आपने 3 पीस वेयर करना है। और वहाँ पे जाके आपसे
आपके अकॉर्डिंग मीन क्या, अब अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ठीक है, एमरजेंसी टेक्नीशियन हैं, ड्राइवर हैं, फायर फाइटर हैं, या जिस भी सीट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनका आपने पुरसकून होकर, बिल्कुल ईजी होकर, तहम्मुल मजाजी से जवाब देना है, ठीक है। और यही 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, ठीक है, लुक देखी जाती है आपकी, ठीक है। और इंटरव्यू पे मोस्टली कह लें कि 100 में से कोई 1% ही है आपकी हो के सिलेक्शन ना हो जाती है। जब आप इंटरव्यू पे पहुंच गए तो वो समझें कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मगर फिर भी आपने हर तरह की एहतियात बरतनी है, ठीक है। अपने ड्रेसिंग अपने अच्छी करके जानी है, बूट अच्छे पहन के जाने हैं, ठीक है, कटिंग अच्छी हुई हो, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका जो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, तो आपको जो है 6 मंथ की आपने ट्रेनिंग करनी होती है लाहौर रेस्क्यू 1122 अकेडमी में, जो मोस्टली लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो उन्हें बताता चलो, ठोकर न्याज बेग में हमारी लाहौर रेस्क्यू 1122 की अकेडमी है। 6 मंथ का आपका कोर्स होता है, आपने वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है। और इसमें वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी किस तरह की ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और एक बार फिर से बताता चलूँ कि मेरा नाम फरहान कियानी, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो मेरे भाइयों तक टाइमली पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो डिटेल बताई है मेरे तमाम भाइयों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी इसके अलावा अगर किसी भाई को मेरी किसी बात की समझ ना आई हो तो कोशिश कीजिएगा कि मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अपने हर भाई के क्वेश्चन का जवाब दूँगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।